आज हमें आपका रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 8 हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक, तो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताएं भाई, कितने लोग हैं जो ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फेमिलियर हैं इस चैप्टर से? यस सर, हिंदी मीडियम में पढ़ चुकी। सब पढ़ चुके हैं? ये तो स्किप नहीं किया होगा किसी ने, डाइवर्सिटी तो स्किप कर दिया काफी लोगों ने। ये सब पढ़ चुके। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक, तो चैप्टर का जैसे नाम है हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक, तो पहले तो ये बताइए कि रिप्रोडक्शन क्या है, ये प्रोसेस क्या है रिप्रोडक्शन का? प्रोड्यूसिंग वन लाइक योरसेल्फ। ओके, गुड। कोई और डेफिनेशन? Producing a living organism of its own type. गुड, वेरी गुड। ठीक, तो सबने सही डेफिनेशन बताई है। ठीक, सो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक, यहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है भाई। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा। बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, पूरी बात समझ में आई? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। और कैसे? सेम स्पीशीज के। ठीक है, कोई हॉर्स डोंकी को प्रोड्यूस कर सकता है? No, sir. नो सर। नो सर। नहीं कर सकता। No, sir. ठीक, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अदर क्यों नहीं कर स्पीशीज का है। स्पीशीज डिफरेंट है, हॉर्स अलग है, डोंकी अलग है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन का मतलब खाली न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने का नहीं है, न्यू इंडिविजुअल्स जो कि क्या हो? सेम स्पीशीज के। ठीक है, तो अगर हम बात करें वायरसेस की, ठीक है, तो क्या वायरसेस में रिप्रोडक्शन होता है? सर जब वो लिविंग बॉडी के अंदर Yes, हो sir. तब हो जाएगा। ठीक है, तो वायरसेस में जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या है? मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, वायरसेस जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आपका टिपिकल रिप्रोडक्शन है वो वायरसेस में नहीं होता, क्योंकि वो आधे टाइम तो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक, वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा था इवोल्यूशन में कि वायरसेस क्या हैं। वायरसेस क्या हैं? सर क्योंकि वो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सर वो Connecting ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं ना ही लाइक नॉन लिविंग में। वो Good, अगर very good. कोई लिविंग सरफेस पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं तो फिर उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में माना जाता है। गुड, वेरी गुड। ठीक, तो ये हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था इवोल्यूशन में कि वायरसेस क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, तो होस्ट बॉडी के अंदर जब होंगे तभी इनमें मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, और रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नेसेसरी है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? अगर रिप्रोडक्शन हमने हटा दिया, अगर लाइफ प्रोसेसेस जो हैं सारे, अगर उसमें से हम रिप्रोडक्शन हटा दें तो क्या होगा? लाइफ नहीं रह पाएगी अर्थ पर। लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सर फिर ठीक, एक ऑर्गेनिज्म क्या स्पेसीज मिट जाएगा? गुड, वेरी गुड। ठीक है, जिस पर्टिकुलर स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस स्पीशीज में से हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हटा देंगे तो फिर वो स्पीशीज क्या होगी? एक्सटेंट हो जाएगी। ठीक, इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। क्लियर है भाई? इफ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस तो फिर क्या होगा? देयर पॉपुलेशन विल डिक्रीज एंड स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज क्या हो जाएंगी? एक्सटेंट हो जाएंगी। क्लियर है भाई? किसी को डाउट इस चीज में? नो किसी को सर। कोई डाउट? गुड, नो ठीक है। सर। इसी से रिलेटेड बाद में हम एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे होंगे तो लास्ट टॉपिक पे। सर हाँ बताएं भाई। सर थोड़ा हिंदी भी बताते रहिए। पूछो, क्या पूछना है हिंदी में, बताओ। क्या सर नहीं जो समझ में? बता रहा है इंग्लिश में, जो इंग्लिश में बता रहा है वो थोड़ा हिंदी में बताते रहिए, जो सही करके समझ में आ जाए। देखो, ऐसे तो बताने में काफी टाइम लग जाएगा और सारी चीजें मैं हिंदी में बता भी नहीं पाऊंगा।
ठीक है, तो कुछ वर्ड्स वगैरह जो हैं वो तो आपको इंग्लिश में ही बता पाऊंगा मैं, ठीक है। आप पूछोगे वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। बट ये कि समझाने का जो तरीका है तो वो तो मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। अगर ना समझ में आए तो बताओ, दोबारा समझाऊं। सर बात एक समझ बार में? और समझा दीजिए। देखो अभी तक हमने क्या बात करी है, हम ये बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे इंडिविजुअल्स? जो कि क्या हो, सेम स्पीशीज के हो, ठीक है। सेम स्पीशीज के हो, एक ही स्पीशीज के हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक हॉर्स है, एक डोंकी है। क्या हॉर्स डोंकी को प्रोड्यूस कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता, ठीक। क्यों? क्योंकि हॉर्स अलग स्पीशीज है, डोंकी अलग स्पीशीज है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हटा दें, अगर हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसी स्पीशीज में से हटा दें तो क्या होगा? वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? एक्सटेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, यहां से ये बात समझ में आई कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, जरूरी है। किस चीज के लिए? किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। अगर हमें किसी भी स्पीशीज को सर्वाइव करवाना है तो रिप्रोडक्शन करवाना होगा, नहीं तो फिर वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, ठीक है, एक्सटेंट हो जाएगी। और इसी से रिलेटेड हम एक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक टॉपिक आएगा पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल टॉपिक के एक छोटा सा डिस्कशन करना है वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल का, ठीक है, कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और पॉपुलेशन कंट्रोल का क्या मतलब है, जरूरी है, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में, ठीक है भाई। चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। देखें, रिप्रोडक्शन में याद रखें, रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो क्या है? वेरिएशन। डीएनए कॉपिंग, ठीक है। डीएनए कॉपिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं एक फीचर है किसका? रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। तो होता क्या है, द डीएनए, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। बेसिकली है क्या ये? डीएनए है क्या? क्या चीज है डीएनए? एसिड। एसिड नहीं, एसिड नहीं है। जेनेटिक मटेरियल। एक ऐसा मटेरियल है जो हमारा जेनेटिक कोड स्टोर करके रखता है, ठीक। डीएनए क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो हमारा जेनेटिक कोड स्टोर करके रखता है। हमारे सारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है? डीएनए में स्टोर्ड है, ठीक। तो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करता है? द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस एक चीज रिवाइज करवानी है, तो ज्यादा इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। डीएनए क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो हमारा जेनेटिक कोड स्टोर करके रखता है, ठीक है। और डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, और ये भी हमने पढ़ा था कि हर वक्त प्रेजेंट नहीं होता है। कब होता है प्रेजेंट? सॉरी, क्रोमोसोम हर वक्त प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम कब होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस में? सेल डिवीजन होता है तब। गुड, वेरी गुड, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। क्रोमोसोम क्या काम करवाता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स कहां पे स्टोर्ड है? कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर्ड है? डीएनए में। और क्रोमोसोम क्या करता है? डीएनए को ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस 2 कॉपीज, ठीक है। ये मैंने बताया था कि डीएनए कॉपिंग होती है, ठीक। तो जो जाइगोट बनता है उसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन आता है क्रोमोसोम्स का, ठीक। कॉम्बिनेशन आता है क्रोमोसोम्स का।
एक होता है पैटर्नल क्रोमोसोम, एक होता है मैटरनल क्रोमोसोम, ये सब हम पढ़ चुके हैं हेरिडिटी इवोल्यूशन में, ठीक है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, एक पेरेंट से, एक फादर से, एक मदर से, तो ये वही चीज है, ठीक है। प्रोड्यूस 2 copies of DNA which separate into 2 cells. The DNA copies will be similar but not identical to each other, ठीक। So the new individuals have slight variations from their parents. This is the basis for variation and evolution of new species, ठीक। तो यहाँ पे क्या डिस्कशन किया जा रहा है, यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि जो सेल है उसमें क्या होता है, सेल में क्या होता है, डीएनए कॉपिंग बनती है, डीएनए कॉपिंग होती है, ठीक है, डीएनए की एक कॉपी बनती है, ठीक। और फिर वो सेग्रीगेट होते हैं और 2 अलग इंडिविजुअल सेल्स में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक। तो जो क्रोमोसोम्स हमारे पास आते हैं जाइगोट में, एक फादर के थ्रू आता है, एक मदर के थ्रू आता है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जाइगोट में क्रोमोसोम्स बन के आए हैं उनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। और यही वेरिएशन हमने हेरिडिटी इवोल्यूशन में पढ़ा था कि ये जो वेरिएशन है, ये जो तब्दीली है, ये जो बदलाव है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक। वेरिएशन की वजह से क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। और कंटिन्यूअस वेरिएशंस की वजह से क्या हो जाता है, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन, ठीक। तो ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हेरिडिटी इवोल्यूशन में, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ठीक। अब बात आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, वही चीज है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है रिप्रोडक्शन में, दैट इज डीएनए कॉपिंग, ठीक। सो डीएनए कॉपिंग अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक। It occurs during reproduction and it is important for maintaining the body designs of different organisms to survive in the existing environment, ठीक। तो डीएनए कॉपिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। और वेरिएशन से क्या होता है, डिफरेंट बॉडी डिजाइंस डेवलप होते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो अलग अलग एनवायरमेंट्स में एग्जिस्ट कर सकें। बट द एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर लेवल्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो हमारा एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है बार बार, ठीक। आप जैसे हम कह सकते हैं डायनासोर्स थे, ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया था इवोल्यूशन में भी, ये डायनासोर्स थे। और एक थ्योरी दी जाती है कि डायनासोर्स के ही टाइम पे एक टाइम पीरियड आया, दैट इज नोन एज आइस एज। और आइस एज में क्या हुआ, एनवायरमेंट चेंज हो गया, और एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से क्या हुआ, सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सके, ठीक। तो एनवायरमेंट क्या हो रहा है हमारा, बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। सो इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट themselves to the changes in the environment, then their species will become extinct, ठीक है। वही डायनासोर वाला एग्जांपल है कि डायनासोर क्या नहीं कर सके, अडेप्ट नहीं कर सके, ठीक है, अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर सके, और इसलिए वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। बात समझ में आ रही है भाई? Yes, sir. ठीक है। So if there are variations in some individuals of the species, they may be able to survive in the changes in the environment, ठीक। तो अगर अडेप्ट कैसे करेंगे ये एनवायरनमेंट में, ठीक। डायनासोर्स अगर थे और डायनासोर्स के टाइम पे अगर आइस एज आ गई, तो इनको अडेप्ट करना चाहिए था आइस एज के अकॉर्डिंग, ठीक। अडेप्ट कैसे कर सकते थे ये कुछ फीचर्स डेवलप करते अपने बॉडी में, कुछ फीचर्स डेवलप करते, किसके लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, फॉर आइस एज। जैसे अगर बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट था तो ये अपने बॉडी पे थिक हेयर्स डेवलप कर सकते थे, ठीक है। और कोई भी हम चीज कह सकते हैं, कोई भी इनके बॉडी में अडेप्टेशन एक डेवलप होता जिससे ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते, और वो जेनेटिक वेरिएशन होता इनकी बॉडी में, ठीक। अगर वैसा कुछ होता तो फिर ये सर्वाइव कर पाते, बट वैसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि अगर वेरिएशन डेवलप होते हैं
इंडिविजुअल्स में, किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में अगर वेरिएशंस डेवलप होते हैं तो फिर वो उस एनवायरनमेंट को सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है, उस एनवायरनमेंट को वो सरवाइव कर जाएंगे। और अगर वेरिएशंस डेवलप नहीं हुए तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सर ठीक। ह्यूमन बींग्स में तो होते हैं ना? ह्यूमंस में क्या? ह्यूमन बींग्स में तो होते हैं ना? नहीं, सब में होते हैं वेरिएशंस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन पे वेरिएशन डेवलप होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनमें वेरिएशन डेवलप होता है, ठीक है। जी। बट वो ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो वो वेरिएशंस जो होते हैं वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते कि, बल्कि ह्यूमन बीइंग के एनिमल्स में भी उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं होते कि वो किसी इतनी बड़ी जो है एनवायरनमेंट को या कैलेमिटी को सरवाइव कर पाए, ठीक है। वो तो एक एग्जाम्पल देने वाली बात है, ठीक है। बट आइस एज बहुत एक बड़ा इवेंट था, ठीक है। तो इतना बड़ा वेरिएशन अचानक नहीं किया जा सकता, ठीक है। वेरिएशन जो है वो टाइम के साथ डेवलप होते हैं, ठीक, इसीलिए उसको इवोल्यूशन नाम दिया गया है। अगर इंस्टेंट वेरिएशन क्रिएट कर दिए गए, अगर इंस्टेंट वेरिएशन क्रिएट कर दिए गए तो फिर वो क्या होंगे? म्यूटेशन होगा वो, ठीक है। और ये बात भी मैंने पहले बताई थी कि म्यूटेशन जो है वो ह्यूमंस के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए फेवरेबल नहीं है। किसके लिए फेवरेबल होते हैं? प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो वेरिएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे डेवलप होते हैं, ठीक है। So variations in a species is necessary for the survival of different species and for the evolution of new species. ठीक, तो वेरिएशन नेसेसरी है किसके लिए? किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए उस एनवायरनमेंट में, और आने वाले स्पीशीज जो हैं उनके इवोल्यूशन के लिए। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई किसी को? कोई डाउट? सर ठीक है, चलिए ये बात हो गई हमारी किसकी? बेसिक रिप्रोडक्शन की और वेरिएशन की। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता है ब्रॉडली रिप्रोडक्शन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताएं भी दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रहते हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो जाता है। ओके, अच्छा एक बात बताएं कि यहाँ पे तो चलिए आपने बताया सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है। यहाँ पे क्या है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ऑफ ऑपोजिट सेक्स, ठीक। इसके अलावा क्या मेन डिफरेंस है इन दोनों रिप्रोडक्शंस में? सर सेक्सुअल में सेक्सुअल प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या बताया भाई? सर एसेक्सुअल में सर बिल्कुल सेम होता है सर, ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सेम होते हैं सर पेरेंट्स से, और सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट होते हैं। गुड, आइडेंटिकल होते हैं, और यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्विन की बात करें तो ट्विन तो आइडेंटिकल हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना वेरिएशन होता है, बट एज कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें बहुत कम होता है वेरिएशन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है और सेक्सुअल में वेरिएशन यहाँ पे भी होता है, तो डिफरेंस क्या हुआ? सर उनमें कंपैरेटिवली कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और कुछ? और ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टाइम पीरियड जो रहता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है एज कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ये हम कह सकते हैं ये प्रोसेस फास्ट है, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक। और बताएं। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन भी होता है। ओके गुड, गैमीट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यस सर। फर्टिलाइजेशन सर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नहीं होता है। होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं होता? नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, सेक्सुअल में होता है। ठीक, नो सर, सेक्सुअल में होता। क्लियर है सबको फर्टिलाइजेशन, या कोई Yes, कह रहा है कि sir. होता है?
देखें भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? It is the type of reproduction in which new individuals are produced from a single parent without fertilization. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। जब गैमीट्स ही नहीं बनेंगे, गैमीट्स ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड, और वो 2 इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है भाई, एक बात ये बताएं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, एनिमल्स में या प्लांट्स में? प्लांट्स में। प्लांट्स में होता है, तो प्लांट्स में तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? यूनिसेलुलर सर, यूनिसेलुलर प्लांट्स। यूनिसेलुलर प्लांट्स में पक्का, मल्टीसेलुलर में नहीं होता। मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होंगे। की वजह से होता है क्या बताया? सर, वो वेजिटेटिव उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होंगे। ठीक है, किस में मेल फीमेल दोनों होंगे? कुछ प्लांट्स में। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन थोड़ी हुआ। एक और क्या बताया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसमें, ये बताया। ठीक है, तो प्लांट्स तो यहाँ पे भी हैं, तो इनमें क्या होगा फिर? इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं हो सकता। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं होता है। गुड, वेरी गुड, अब दिया ना। हाँ, अब दिया आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट्स में होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो डाइवर्सिटी पढ़ रखी है मेरे ख्याल से। बताएं भाई, क्या कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को? एंजियोस्पर्म्स। गुड, ठीक, एंजियोस्पर्म्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खाली एंजियोस्पर्म्स में होता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं पहले टाइप की, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, पहले हम बात करते हैं किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, जिसमें हमें खाली ये डिस्कस करना है कि वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि पेरेंट तो सिर्फ सिंगल ही है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट्स को सेपरेटली हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ रिप्रोडक्शन का मेथड जानना है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। ठीक है, और एक होता है टिश्यू कल्चर। ठीक, टिश्यू कल्चर, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पे जो मेथड आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज फिजन। क्या होता है फिजन? बताएं भाई, फिजन क्या होता है? स्प्लिट होना सर। फिजन में ना ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, स्प्लिट होना। ठीक है, स्प्लिटिंग या डिवाइड होना। सर ब्रेक डाउन इनटू 2 or more body। गुड, वेरी गुड, ब्रेक डाउन। ठीक, स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स। गुड, वेरी गुड। ठीक, तो फिजन में क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन, ठीक है, या उसको स्प्लिट होना एक या एक से ज्यादा पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड फिजन। सो फिजन क्या है? इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म divides and forms 2 or more new individuals. Fission is of 2 types. ठीक, कौन से? एक तो होता है हमारा बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक, बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन वो फिजन होता है जिसमें जो पेरेंट है वो दो डॉटर सेल्स में या हम कह सकते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में या डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक, जैसे यहां पे नीचे एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं कि ये अमीबा है, अमीबा का एग्जांपल यहां पे लिया गया है। फर्स्ट यहां पे क्या है? अमीबा है। ठीक है, अब यहां पे ये देखें कि किस तरीके से यहां पे डिवीजन होता है, फिजन होता है कैसे।
तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक, ये डिवाइड होता है सबसे पहले। और इसको डिवाइड होने के लिए क्या होता है, पहले न्यूक्लियस ग्रो करता है और बीच में से ये जो सेग्रीगेट होता है इनटू टू न्यूक्लियस, ठीक, इनटू टू न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है, जब ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक, और फिर साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट होके यहाँ पे कट कर दिया जाता है और फाइनली यहाँ पे ये दो क्या बन जाते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक। इस तरीके से क्या होता है बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, और बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन क्या है, मेथड an organism divides and forms two individuals. First, the nucleus divides and forms two nuclei, then the cytoplasm divides and forms two daughter cells. Example amoeba में होता है और पैरामीशियम में होता है, ठीक। तो दोनों ही क्या है, सर लेशमीनिया में भी होता है। ओके गुड, ये दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, ठीक, दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीपल फिजन। नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब जहां पे एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, ठीक। मल्टीपल फिजन क्या है, इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, ये क्या है, मल्टीपल फिजन। एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई, प्लाज्मोडियम क्या होता है, में पाया जाता है सर। मॉस्किटो में पाया जाता है, गुड। होता क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ वो तो मुझे पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट है क्या, कौन सी कैटेगरी में आता है, मॉस्किटो को सलाइवा। सर वायरस। नहीं भाई वायरस नहीं है, वायरस किसने बोल दिया, बैक्टीरिया। नहीं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, ठीक है क्या ये, इट इज अ मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, मलेरिया कॉज करता है। कहां पे पाया जाता है, ठीक है, कहां पे पाया जाता है, मॉस्किटो में। मॉस्किटो में, कहां पे, फीमेल एनाफिलिस। गुड, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी कौन से पार्ट में होता है ये, कोई बता सकता है, एग में। कहां पे, एग में, नो सर। बताएं क्या बताया, सर स्टिंग में, मॉस्किटो की स्टिंग में। स्टिंग में, नहीं स्टिंग में नहीं होता, मॉस्किटो के सलाइवा में। सलाइवा में, गुड, वेरी गुड, सलाइवा में होता है, ठीक, सलाइवा में होता है। खैर देखें भाई, तो ये क्या होता है, जैसे अभी ये है प्लाज्मोडियम, ठीक, तो जब इसको देखेगा कि फेवरेबल कंडीशंस है तो उसके बाद ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, और उसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत सारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये क्या है, मल्टीपल फिजन, और ये क्या है हमारा, बाइनरी फिजन। तो फिजन हमने पढ़ लिया, दो तरीके का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक, हमने पढ़ लिया। बाइनरी फिजन में क्या आता है, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन में क्या आता है, प्लाज्मोडियम, ठीक, जो कि क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ ये कुछ बातें और करनी थी। देखें, अमीबा को कहा जाता है कि अमीबा इज इमोर्टल। कोई बता सकता है ये इमोर्टल का क्या मतलब है, जिसकी कभी डेथ ना हो। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो जिसकी कभी क्या हो, डेथ ना हो। तो वो क्या होगा, ऑलवेज लिविंग, ठीक है भाई, ऑलवेज लिविंग होगा। तो हमेशा वो ऑर्गेनिज्म क्या है, जिंदा है, कभी मर ही नहीं रहा है। कभी ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा है आपने अर्थ पे, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इमोर्टल हो, अमीबा।
देखा है आपने? किसी एनिमल किसी माइक्रोस्कोप प्लांट में को देखा देखा है। है? किसी एनिमल किसी प्लांट को देखा है जो इमोर्टल हो, कभी ना मरे? नो नो सर। सर। तो फिर नो सर। ये इमोर्टल कैसे? ये सर ये इमोर्टल कैसे? इसकी डेथ से पहले ही ये डिवाइड हो जाता है, अगर ये डिवाइड नहीं होता तो ये मर जाता शायद। गुड, वेरी गुड, ठीक। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो अमीबा है, ठीक, अमीबा है, तो ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हुआ? खुद को इसने डिवाइड कर लिया, ठीक है, खुद को इसने क्या किया? डिवाइड कर लिया इनटू टू डॉटर सेल्स, इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक। तो बेसिकली ये यही वाला पेरेंट ही तो है, हम कह सकते हैं ना, ये पेरेंट ही तो है जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है, ये पेरेंट ही तो है जिसने अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये फर्दर ये P1 P2 में डिवाइड हो गया, अब ये P1 फर्दर P3 P4 में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो और फर्दर डिवाइड होता जाएगा, तो ये डिवीजन चलता आ रहा है। तो जब से ये अमीबा डेवलप हुआ है, ये तब से इसका डिवीजन चलता आ रहा है, बट ये कभी मर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? डिवाइड करता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं अमीबा को? दैट इट इज इमोर्टल, ठीक। नेक्स्ट एक बात क्या है कि इन अमीबा एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक। अमीबा में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का जो काम है वो कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये बताएं भाई, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? बताया था भाई, एक्सक्रीशन में बताया था, बताया भाई ऑस्मोरेगुलेशन। सर आई थिंक ट्रांसफर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। ट्रांसफर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस नहीं, बेसिकली क्या फ्रॉम है, हायर रीजन टू लोअर। ऑस्मोसिस से रिलेटेड है शायद। हमारे Yes, बॉडी sir. में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम जो है, ऑस्मोटिक बैलेंस कह सकते हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन बैलेंस कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं ना भाई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, उन सबका एक पोटेंशियल मेंटेन होता है हमारी बॉडी में, और वो जो मेंटेनेंस का काम होता है दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक। तो अमीबा में ये काम कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और इन मल्टीपल फिजन जो सिस्ट है, ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा था, ये जो है सिस्ट, ये जो सिस्ट है ये ब्रेक होती है, ठीक है, इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स। कब? जब इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, ठीक। तो जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है इनटू डॉटर सेल्स, मल्टीपल डॉटर सेल्स। और ये फेवरेबल कंडीशंस कैसी होती हैं? फेवरेबल कंडीशंस कैसी होती हैं? जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, वो इन्वायरमेंट में सरवाइव करने लायक हो जाते हैं। कंडीशन पूछ रहा हूँ, कंडीशन कैसी होती है? मॉइस्ट एंड डैम्प एरियाज, ठीक है, Moist. जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो या डैम्प एरिया हो, तो वो क्या है? फेवरेबल कंडीशन है, तो वहां पे ऐसी जगहों पे मल्टीपल फिजन हो जाता है। सर पैरामीशियम इमॉर्टल नहीं होता? पैरामीशियम को इमोर्टल कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, ठीक है। पैरामीशियम को नहीं कहेंगे बेसिकली, क्योंकि पैरामीशियम आपका जो है एक पैरासाइट की तरह काम करता है ये, ठीक। सॉरी, पैरामीशियम की बात हो रही है ना, सॉरी, प्लाज्मोडियम की बात कर रहा था, ठीक। पैरामीशियम को कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी फिजन हो रहा है, ठीक, पैरामीशियम को कह सकते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया को भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया को भी कहा जाता है, ठीक है, काफी बैक्टीरिया को भी कहा जाता है क्योंकि उनमें भी क्या हो जाता है? फिजन हो जाता है, ठीक। सर बताएं। सर अगर अमीबा डिवाइड होने से पहले डाई कर जाए तो वो इमॉर्टल हुआ कि नहीं? डेथ अब कैसे होगी? सर बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन होगी, नेचुरली तो नहीं हो रही ना, नो सर। ठीक है, क्योंकि नेचुरली जो उसका प्रोसेस है वो क्या है? वो डिवाइड कर रहा है,
ठीक है, जो उसकी नेचुरल डेथ है वो तो नहीं आ रही है। और इससे पहले अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, कोई प्रेडेटर आ गया उसने उसको खा लिया तो मर गया, वो जाहिर सी बात है, ठीक, उस केस में डेथ हो सकती है। तो उस केस में भी ये जो है इनिशियल जो अमीबा है, जो फर्स्ट अमीबा होगा, वो तो नहीं मरा है कभी, उसके तो बहुत सारे डॉटर सेल्स हैं, फिर उनके फर्दर डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। तो एक टर्म दी जाती है इसको इमोर्टल। इमोर्टल होने का मतलब ये नहीं कि वो इमोर्टल है ही, ठीक है, यस सर। बस समझ आ रही भाई? यस सर। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज बडिंग, ठीक। बडिंग के बारे में आपने पढ़ रखा होगा पहले ही। क्या होता है बडिंग में, कि एक प्लांट होता है, जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रा, ठीक, तो हाइड्रा में बडिंग होती है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट बॉडी के ऊपर एक बड के फॉर्म में डेवलप होता है, ठीक, बड के फॉर्म में डेवलप होता है, और वो तब तक डेवलप होता रहता है बड के फॉर्म में जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। और जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक, जब जो ऑफस्प्रिंग है जब वो मैच्योर हो जाता है, तो फिर वो अपने आप को पेरेंट बॉडी से, ये ऑफस्प्रिंग है, तो ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेता है, ठीक। तो यही क्या है, बडिंग, ठीक। तो बडिंग क्या है, इन दिस मेथड अ बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, पेरेंट, ठीक है। द बड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल and then separates from the parent and forms an independent individual. Example क्या है इसका, हाइड्रा, yeast, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, रीजनरेशन, दोबारा जनरेट करना, ठीक। तो इस मेथड में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, जैसे हम ये ले सकते हैं एग्जाम्पल, इसका बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है दैट इज प्लेनेरिया, ठीक। क्या होता है इसमें, अगर हम प्लेनेरिया को अलग अलग पार्ट से डिवाइड करें तो वो जो हर पार्ट होगा वो एक नए इंडिविजुअल में, पूरे नए प्लेनेरिया में डेवलप कर सकता है, ठीक है, पूरे नए प्लेनेरिया में वो डेवलप कर सकता है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ द बॉडी if the organism if cut or broken can develop into a new individual, ठीक। एग्जाम्पल इसका क्या है, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, ह्यूमंस में रीजनरेशन होता है क्या? नो सर। Hairs भी नो सर। ह्यूमंस में रीजनरेशन नहीं होता, ठीक है। ह्यूमंस में रीजनरेशन ऑर्गन्स तक लिमिटेड है, कुछ ऑर्गन्स तक, सारे नहीं, कुछ ऑर्गन्स तक लिमिटेड है, जैसे बस लीवर में होता है। किडनी, ठीक, किडनी में भी है, ठीक, थोड़ा बहुत रीजनरेशन किडनी में भी होता है एंड लीवर। और लीवर में तो काफी रीजनरेशन पॉसिबल है, ठीक है। काफी लोगों ने नाम सुना होगा, एक डिजीज होती है दैट इज जॉन्डिस, यस सर। ठीक है। किसी को हुआ है जॉन्डिस? नो सर। ठीक, तो जॉन्डिस अगर आपके रिलेटिव में, दोस्तों में किसी को हुआ हो कभी, ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर इन्फेक्ट होता है, यस सर, हुआ है मेरे फ्रेंड को। ठीक है। जॉन्डिस में क्या होता है, आपने देखा होगा लिवर इन्फेक्ट होता है, ठीक। और लिवर लगभग अगर आपका 90% तक भी अगर इन्फेक्टेड है तो उसको कट करके रिमूव किया जा सकता है, और फिर वो 10% से ही नया लीवर जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो लीवर में काफी ज्यादा रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये ह्यूमंस में सिर्फ कुछ ऑर्गन्स तक ये चीज लिमिटेड है, हर जगह ये चीज नहीं है, ठीक। और मेल्स में भी तो रीजनरेशन होता किसमें, मेल्स में? है। मेल्स वेल वेल बोला आपने? हो सकता है, काफी ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो सकता है रीजनरेशन का, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी काफी ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, आई डोंट नो, वेल में है नहीं, ठीक। नेल बोलते मेल में? नाखून अच्छा, नाखून नेल में, नेल में रीजनरेशन नहीं कहेंगे उसको बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जो आपका नेल है वो डेड स्किन का पार्ट होता है, ठीक है। जो आपका नेल है वो डेड स्किन का पार्ट होता है, वो तो आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे कोई वुंड है, ठीक है, तो वो आपका सही हो गया, वहां पे दोबारा स्किन आ गई,
तो फिर वो रीजनरेशन है। ठीक, तो वो रीजनरेशन नहीं कहलाएगा, वो तो एक हम कह सकते हैं कि दोबारा कह सकते हैं कि एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है। ग्रोथ। ठीक, बट सर ग्रोथ। हाँ ग्रोथ कह सकते हैं उसको, क्योंकि सेल्स डेवलप हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, वो पूरा ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकता, जैसे आपकी अगर पूरी स्किन हटा दी जाए, ठीक है, तो दैट इज समथिंग डिफिकल्ट। ठीक, खैर नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रैगमेंटेशन की, अगर हम बात करें, ठीक, फ्रैगमेंटेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम किसी भी पार्ट से कट करें तो फिर वो एक पूरे नए इंडिविजुअल में, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल इसका, हाँ यही क्वेश्चन मैं पूछने ही वाला था अभी आपसे, चलिए मैं बता दे रहा हूं। तो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? रीजनरेशन में क्या हो रहा है, यहां पे आप देखें तो हमने प्लेनेरिया को कुछ स्पेसिफिक पार्ट से काटा है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट से काटा है, ये हेड हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया, और यहां से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया है। ठीक, फ्रैगमेंटेशन में क्या है कि यहां पे कुछ हेड टेल टाइप का, मिडिल पार्ट टाइप का कुछ नहीं होता। आप किसी भी पार्ट से कट कर दो, वो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगा। ठीक है, बात समझ आ रही भाई? ठीक है, इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल इसका क्या है? स्पायरोगैरा, राइजोपस। और स्पायरोगैरा को हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको बताएं भाई? काई जो होती है, ठीक है, आपने देखा होगा जहां पे पानी वगैरह ज्यादा होता है टैप्स के पास, ठीक है, काई आ जाती है, दैट इज स्पायरोगैरा। तो आप उसको किसी भी पार्ट से कट कर दें तो नए ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक, तो स्पोर फॉर्मेशन जनरली कहां पे होता है? फंगस में। ठीक, फंगस में होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, फंगस का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या होते हैं, ये स्टॉक होती हैं, ठीक है, लंबी सी, जिनको हम क्या कहते हैं? हाइफे। ठीक है, ये हाइफी है, और इनका जो एक नेटवर्क होता है, ठीक है, पूरा जो नेटवर्क इनका बन रहा होता है, दैट इज नोन एज माइसीलियम। ठीक, जो इनका पूरा नेटवर्क है दैट इज नोन एज माइसीलियम। और इनके ऊपर क्या होता है? यहाँ पे स्पोरेंजियम, एक बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम, और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, और ये डेवलप होते रहते हैं। और जब भी इनको कोई फेवरेबल ग्राउंड दिखता है, ठीक, तो फिर ये पूरा स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है और सारे स्पोर्स जो हैं वो पूरे ग्राउंड पे फैल जाते हैं और फिर वहां पे दोबारा से जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इनका ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोइड्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? राइजोइड्स कहते हैं। सो इन दिस मेथड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया produce tiny cells called spores. When the spores come in contact with a moist surface under favorable conditions, ठीक है, moist surface, favorable conditions क्या है? कोई भी moist surface हो या damp area हो, ठीक है, it develops into a new individual. ठीक है, it develops into a new individual. Sporangium develops from hyphae. ठीक है, hyphae पे develop हो रहा है sporangium, और network of hyphae is known as mycelium. एग्जाम्पल इसका क्या है? राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। ठीक, ये सब क्या है? जनरली फंगस। अब देखें लास्ट जो है इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बताएं भाई? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए का ग्रोथ होना। गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गई, तो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से नए पार्ट्स को डेवलप, नए प्लांट को डेवलप करवाना। ठीक है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से पूरे नए प्लांट को डेवलप करवाना, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवाते। ठीक है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसमें। ठीक, सिर्फ कोई भी पार्ट लेके
जैसे वो रूट हो गया या स्टेम हो गई या लीफ हो गई, कोई भी पार्ट लेके उससे नया पूरा प्लांट डेवलप करवा लेते हैं. दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. In this method, new plant are produced from vegetative parts of plant like root, stem or leaf. Example, root से क्या बनाया जा सकता है? दलिया, sweet potato, stem से potato, ginger, leaf से bryophyllum, begonia. ठीक, तो ये अलग अलग प्लांट्स हैं जो अलग अलग पार्ट से डेवलप करवाए जाते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स. तो ये एक इसका क्या है? एडवांटेज. ठीक है, क्या कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो ज्यादा जल्दी मिल जाता है. ठीक, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है फ्रूट की या फ्लावर्स की वो हमें ज्यादा जल्दी मिल जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जैसे रोज हो गया, जास्मीन हो गया, बनाना हो गया, इनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होती है. तो इन प्लांट्स को कैसे डेवलप करवाया जा सकता है? थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, और कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके आइडेंटिकल बनाना होता है. ठीक, सो आइडेंटिकल प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाया जाता है. ठीक है, अच्छा, एक और बात यहां पे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे अभी हमने देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अभी हमने देखा किस में करवाया जाता है? फॉर प्लांट्स विच डू नॉट हैव सीड्स, जिनके पास सीड्स ना हो. और उनमें भी करवाया जाता है जिनके पास क्या हो? सीड्स तो हो लेकिन उनके पास रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ना हो. ठीक है, या हम कह सकते हैं नॉन वायबल सीड्स. नॉन वायबल सीड्स, जो सीड्स हैं वो बेकार हो गई हूं, रिप्रोडक्शन उनसे नहीं हो सकता है. ठीक, तो इन दोनों ही केसेस में हम क्या करवाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अभी हमने देखा कि वेजिटेटिव पार्ट से करवाया जा रहा है. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली भी करवाया जाता है. ठीक है, आर्टिफिशियली भी करवाया जाता है. कैसे? कुछ टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. ठीक, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवाया जा सकता है. ठीक है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है. ठीक है, लीफ पे यहां पे एक नया पूरा प्लांट डेवलप हो रहा है. ठीक, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? डेवलपमेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीफ, ब्रायोफिलम, बेगोनिया. ठीक, देखिए भाई, जो अभी बात बताई आपको कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो किस में करवाया जाता है? इट इज डन इन प्लांट्स दैट डू नॉट हैव सीड्स और हैव नॉन वायबल सीड्स. इन दोनों ही केसेस में हम क्या करवाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, नेचुरल मेथड्स की अगर हम बात करें तो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे करवाया जा सकता है? स्वीट पोटैटो जैसे प्लांट्स में रूट के थ्रू करवाया जा सकता है. पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, इनमें स्टेम के थ्रू. और ब्रायोफिलम में लीफ के थ्रू. ब्रायोफिलम में क्या होता है? बर्ड्स डेवलप होती हैं. ठीक है, लीफ पे. और अगर हम बात करें अनियन की, ठीक है, और अनियन, गार्लिक वगैरह की, तो अनियन, गार्लिक बेसिकली क्या है? बल्ब. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है. ठीक है, तो ये बल्ब की कैटेगरी में आती हैं. ब्रायोफिलम में बर्ड्स डेवलप होते हैं. ठीक, तो ये कुछ नेचुरल मेथड्स हैं. नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे करवाया जा सकता है. ठीक है, वो ये तरीका है. उसके बाद अगर हम देखें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, तो वो कैसे करवाया जा सकता है? तो इसमें पहली टेक्निक जो हमारी आती है दैट इज कटिंग. ठीक है, तो कटिंग क्या है? सिंपल सी चीज है. आपके पास प्लांट है, आपके पास प्लांट है, ये आपका प्लांट ग्रो हो रहा है. ठीक, आपने यहां से इसको कट किया. ठीक, इतना पार्ट आपने कट किया और इसको आपने किसी पॉट में जो है इसको यहाँ पे आपने सो कर दिया और यहां से एक नया प्लांट ग्रो कर गया. ठीक, तो यही क्या है? कटिंग है. यहाँ पे आपने कट किया इसको, यहाँ पे आपने इसको कट किया और आपने ये जो कटेड पार्ट था आपने इसको पॉट में एक जो है पुट किया, वहां पे सो किया, उसको वहां पे ग्रोथ करवाई, पानी डाला, हार्मोन्स वगैरह डाले और फिर वो एक नए प्लांट में डेवलप हो गया. ठीक, दैट इज नोन एज कटिंग. सिंपल है. सो कट्स ऑफ रूट, स्टेम और लीफ फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड कटिंग. ये किस में करवाया जा सकता है? रोज में. ठीक है, शुगर केन में,
तो इन प्लांट्स में कटिंग करवाई जा सकती है। सेकंड हम बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग की, तो लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में क्या होता है, जैसे आपका ये प्लांट डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये एक प्लांट डेवलप हो रहा है, तो आपने क्या किया, इसकी एक ब्रांच थी, इसकी एक ब्रांच थी, आपने उसको खींचा और खींच के नीचे आप लिया है और आपने उसको नीचे लाके ग्राउंड में जो है वो आपने उसको ग्राउंड में जो है दबा दिया, और फिर वहां पे आपने उसको पानी वानी डाला। तो अब क्या होगा, ये जो आपने स्टेम या जो ब्रांच आ रही थी ट्री की, ये जो आपने ग्राउंड में सो कर दिया, अब यहाँ पे छोटी छोटी रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और फिर यहीं से एक पूरा नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। तो लेयरिंग क्या है, द रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन स्टेम ब्रांच बिफोर दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट, ठीक। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा उसके बाद यहां से इसको डिटैच कर दिया जाएगा, कट कर देंगे, तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इट कैन बी डन बाय माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। तो अभी जो मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड एज माउंट लेयरिंग, ठीक है। एक और तरीका होता है लेयरिंग का, दैट इज एयर लेयरिंग। उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपका कोई ट्री है, कोई प्लांट है और उसकी कोई ब्रांच है, ठीक है, सपोज यहाँ पे इसकी कोई ब्रांच है और आपने क्या किया, यहाँ पे इसके एक पार्ट को यहाँ पे आपने स्क्रब किया, कट किया और फिर इसके ऊपर पॉलिथीन लगा दी, ठीक, पॉलिथीन उस पर हॉर्मोन्स वगैरह डाल के उस पर पॉलिथीन लगा दी, ठीक। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें नई रूट्स वगैरह डेवलप हो जाएंगी और फिर आप इसको डिटैच कर सकते हैं इस पेरेंट से और इसको अलग जाके कहीं पे सो कर सकते हैं सॉइल में, तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, एयर लेयरिंग, ये क्या है, एयर लेयरिंग या गोटी भी इसको कहते हैं, ठीक। तो माउंट लेयरिंग किस में करवाई जा सकती है, रास्पबेरी में, स्ट्रॉबेरी में। एयर लेयरिंग किस में करवाई जा सकती है, रोज में, लेमन में, ऑरेंज में, लीची में, गुआवा में, इन सब प्लांट्स में एयर लेयरिंग करवाई जा सकती है, ठीक। तो ये बात हो गई कटिंग की और लेयरिंग की। अभी एक और टेक्निक है और ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, ग्राफ्टिंग, ठीक, ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो प्लांट्स को सपोज ये एक प्लांट है आपके पास ये एक प्लांट है, ठीक, और ये आपके पास एक दूसरा प्लांट है, ये आपके पास एक दूसरा प्लांट है और आपने इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल प्लांट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, ये करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक। होता क्या है इसमें कि आपके पास एक प्लांट होता है, ठीक, एक प्लांट है, आपने क्या किया, इस प्लांट की आपने स्टेम को जो है काट दिया, ठीक है, इसकी रूट है, इस प्लांट की रूट है, रूट डेवलप हो रही है, लेकिन आपने इसकी स्टेम को काट दिया और आपने ये जो दूसरा प्लांट है इसकी स्टेम को लेके इसके स्टेम पे ऐड कर दिया, ठीक। तो यहां पे कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ये तो आपका वो पार्ट है जो रूटेड है, ठीक है, ये वो प्लांट है जो रूटेड है और इसके ऊपर दूसरा प्लांट आ जाता है जो आपने इस पे अटैच किया है और फिर वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, जिसकी स्टेम आपने इस पे अटैच की है, तो ये दूसरा प्लांट का पार्ट है, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी रूटेड है इसमें और ये वाला जो पार्ट है ये आपने इसमें अटैच किया है और फिर इसको कंबाइन करके इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं और कुछ टाइम तक इसमें हार्मोन्स वगैरह इंड्यूस करते हैं और पानी वानी डालते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद ये जो दोनों स्टेम्स हैं ये मैच हो जाती हैं, कंबाइन कर जाती हैं, इनमें टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं और जब टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये जो रैपिंग है इसको हटा सकते हैं, ये जो कवरिंग है इसको हटा सकते हैं, ठीक। तो ग्राफ्टिंग क्या है, इट इज अ मेथड इन विच पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर सच दैट दे ग्रो एज वन सिंगल प्लांट। The rooted plant in which grafting is done is called stalk। ये वाला जो पार्ट है जिसमें ग्राफ्टिंग की जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें जिसको ग्राफ्टिंग वाले पार्ट में ग्राफ्ट किया जा रहा है, दैट इज नोन एज शायन। तो ये होता है स्टॉक और ये होता है शायन। while the part being grafted is called शायन, ठीक है, स्टॉक और शायन। तो ये ग्राफ्टिंग में दो पार्ट्स होते हैं,
स्टॉक और शायन। एग्जाम्पल किस किस में ग्राफ्टिंग करवाई जा सकती है? रोज में, एप्पल में, मैंगो में, गुआवा में, पियर में, ठीक है, और लेमन वगैरह में भी, काफी और भी प्लांट जिनमें ग्राफ्टिंग लोग करते हैं, ठीक है, उनमें पॉसिबल है। सो ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्राफ्टिंग जो है आप हर किसी प्लांट में नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग कहां पे करवाई जा सकती है? सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में। डाइकॉट प्लांट्स में सिर्फ ग्राफ्टिंग करवाई जा सकती है, वो भी कैसे डाइकॉट प्लांट्स? जो कि क्या हो, क्लोजली रिलेटेड हो और वास्कुलर कैम्बियम उनमें प्रेजेंट हो। तो अगर आपने डाइवर्सिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि डाइकॉट प्लांट्स में वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग कहां पे पॉसिबल है? बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड डाइकॉट प्लांट्स हैविंग वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ डाइकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल होती है। सर ये वेस्कुलर कैम्बियम और ये मोनोकोट्स दोबारा बता दीजिए। मोनोकॉट्स क्या होता है? देखो, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये शायद पढ़ा होगा डाइवर्सिटी में, जिन लोगों ने पढ़ रखा है डाइवर्सिटी उनको अच्छे से पता होगा कि दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट्स और एक होते हैं डाइकॉट्स, ठीक। और ये मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है? ये जो कॉट इसमें वर्ड आ रहा है, ये कॉट है कॉटलिडन, ठीक है। कॉटलिडन स्पेलिंग देख लेना, शायद सही नहीं है, ठीक है। कॉटलिडन, तो कॉटलिडन बेसिकली क्या होता है? सीड लीव्स। सीड लीव्स, तो जो सीड होती है उसमें लीव्स होती हैं, ठीक है। अगर सीड में एक लीफ है, अगर सीड में एक लीफ है, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा? मोनोकॉट। और अगर दो लीफ हैं तो फिर वो क्या होगा? वो क्या होगा? डाइकॉट, ठीक। तो सिंगल कॉटलिडन मोनोकॉट, डबल कॉटलिडन डाइकॉट। तो यही दोनों होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक। तो ये बात हो गई तुम्हारी मोनोकॉट और डाइकॉट की। दूसरी बात आ जाती है वास्कुलर कैम्बियम की। तो वास्कुलर कैम्बियम क्या है? ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा टिश्यूज में, ठीक है। टिश्यूज में ये चीज आपने इन डिटेल पढ़ी होगी। वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है? सर बताएं। बार्क। कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज। और प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से होते हैं? जाइलम। जाइलम फ्लोएम। गुड, वेरी गुड, जाइलम फ्लोएम, ठीक। तो वास्कुलर कैम्बियम क्या है? बेसिकली जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है, ठीक। तो ग्राफ्टिंग डाइकॉट प्लांट्स में पॉसिबल है जो क्लोजली रिलेटेड हो और जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो, ठीक है भाई। सर वस्कुलर आगे। बंडल को ही वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। हाँ, वो वास्कुलर कैम्बियम टिश्यू है, ठीक है। आप उसको जो है ग्रुप में कह दो तो वो बंडल हो जाएगा, ठीक है। वो वही चीज है, जाइलम फ्लोएम ही है वो। चलिए भाई, लास्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर कितने लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी? टिश्यू कल्चर कितने लोगों ने पढ़ रखा है? सर मैंने हाँ बताएं भाई, टिश्यू कल्चर क्या होता है? सर टिश्यू कल्चर में किसी भी प्लांट के सेल्स या टिश्यूज से लेबोरेटरी में नया ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। गुड, वेरी गुड, ठीक। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है बेसिकली कि काफी इंपॉर्टेंट वैसे टेक्निक है ये टिश्यू कल्चर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। होता क्या है इसमें कि सपोज आपके पास एक फील्ड है, ठीक, आपके पास एक फील्ड है और इसमें कुछ प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं और यूं समझ लें कि ये इसी प्लांट की स्पीशीज की दुनिया की लास्ट फील्ड है। मतलब इस फील्ड में इसी पूरी दुनिया में इस फील्ड के अलावा ये स्पीशीज कहीं और ग्रो नहीं हो रही है, ठीक है। अब बाय चांस इस फील्ड में आग लग गई, ठीक है, बाय चांस इस फील्ड में आग लग गई तो क्या होगा? क्या होगा? वो स्पीशीज खत्म हो जाएगा। एक्सटेंट हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। ये जो स्पीशीज है ये एक्सटेंट हो जाएगी, ठीक। तो ऐसा ना हो, ठीक है। कोई भी स्पीशीज, मतलब ऐसा तो कहीं भी हो सकता है ना कि
क्योंकि कई बार पता नहीं रहता है। आपको क्या पता कि जो अभी प्रेजेंट लायन और टाइगर के नंबर हैं, ठीक है, वो इतने कम है कि अगर आपने सपोज आपने 100 और लायन और टाइगर को अगर मार दिया तो फिर वो एक्सटेंट हो जाए, ठीक है, क्या पता आपको। तो जो एक्चुअल अमाउंट है, जो एक्चुअल नंबर होता है स्पीशीज का, वो कभी एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि काफी सारी स्पीशीज एक्सटेंट हो गई हैं, लोगों को पता ही नहीं चला, काफी ज्यादा हंटिंग और पोचिंग की वजह से। खैर, तो ऐसा ना हो, कोई भी स्पीशीज एक्सटेंट ना हो, इसलिए क्या करते हैं कि कोई भी ग्रोइंग स्पीशीज अगर है, कोई भी ग्रोइंग प्लांट की जो टिप है, ठीक है, अब वो रूट की भी टिप हो सकती है, रूट की भी टिप हो सकती है, और शूट की भी टिप हो सकती है। रूट टिप भी हो सकती है और शूट टिप भी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? उस टिश्यू के सेल्स की हम बात कर रहे हैं जो कि क्या होता है, उस टिश्यू के सेल्स की हम बात कर रहे हैं जो कि क्या हो, हाइपर एक्टिविटी शो कर रहे हो, हाइपर एक्टिविटी शो कर रहे हो। फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ, ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही हो। तो ये बेसिकली कौन से सेल्स होते हैं? एपिकल टिप के सेल्स होते हैं, ठीक, एपिकल टिप के सेल्स। और ये कौन से टिश्यू में पाए जाते हैं? कौन से टिश्यू में पाए जाते हैं? पैरेन्काइम, मेरिस्टम, ठीक, कौन सा मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, गुड, ये सब टिश्यू में आपने पढ़ रखा होगा। सो एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ठीक, तो उसके सेल्स जो है ऑब्टेन किए जाते हैं, और फिर वो सेल्स ऑब्टेन करके उनको लैब में ग्रो करवाया जाता है, ठीक। सो यहाँ पे आपने सपोज टिश्यू ऑब्टेन कर लिए, सेल्स ऑब्टेन कर लिए, और यहाँ पे आपने एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे इसमें कुछ हार्मोन्स वगैरह डाले, हार्मोन्स में ये सेल्स डाल दिए, और अब यहाँ पे आप इसको ग्रो करवा रहे हैं, ठीक। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं, ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? कैलस। यहां पे जो आपने ग्रोथ हार्मोन्स डाले थे, ये जो आपने यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स डाले थे, उसकी वजह से ये सेल्स में ग्रोथ होती है, और फिर ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कैलस। अब फर्दर कैलस को दूसरे मीडियम में पुट किया जाता है, ठीक है, सॉरी, दूसरे मीडियम में नहीं पुट किया जाता, कैलस को फिर ग्रो करवाया जाता है, और कैलस फिर ग्रो होते होते थोड़े से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, ठीक है, थोड़े से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, जहां पे इतना पता लग जाता है कि ये रूट है और ये शूट है, ये रूट का पार्ट है, ये शूट का पार्ट है, जैसे फीटस होता है, ठीक है, मदर की बॉडी में जैसे फीटस होता है, ठीक है। तो वो फुल्ली डेवलप नहीं होता, हल्का हल्का जो है वो डेवलप हो जाता है, तो पता चल जाता है हेड किधर है, ठीक है, लेग किधर है। सो ये जो है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लांटलेट, प्लांटलेट। सो जब प्लांटलेट ऑब्टेन हो जाता है, तब प्लांटलेट को फिर ट्रांसफर किया जाता है एक ऐसे मीडियम में जहां पे इसको ग्रो करवाया जा सके। बेसिकली हम कह सकते हैं इसको पॉट्स वगैरह में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर जहां पे इसको ग्रो करवाया जाता है इनटू मैच्योर प्लांट, इनटू मैच्योर प्लांट, ठीक। और फिर इसको फिर फर्दर नर्सरीज वगैरह में भेज दिया जाता है, जहां पे इसको फिर सेल आउट किया जाता है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर काफी रीजंस की वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला रीजन था वो तो मैंने आपको बताया कि किसी भी हम स्पीशीज को बचा सकते हैं, किसी भी स्पीशीज का हम डीएनए बचा सकते हैं। तो आज के टाइम पे जितनी भी स्पीशीज अवेलेबल है, ठीक है, साइंटिस्ट की नजरों में है प्लांट्स वगैरह की स्पीशीज, उन सब के डीएनए जो है प्रिजर्व्ड है, ठीक है, कि उनको फर्दर यूज किया जा सकता है, तो वो कभी एक्सटेंड नहीं होंगे। तो टिश्यू कल्चर से आप उनको कभी भी डेवलप कर सकते हैं, कहीं पे भी डेवलप कर सकते हैं, तो कभी एक्सटेंड नहीं होंगे, ठीक। सो टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन इन विट्रो। माइक्रो प्रोपगेशन इन विट्रो। इन विट्रो का क्या मतलब है? इन विट्रो का क्या मतलब है? देखिए भाई, दो चीजें होती हैं, एक होता है इन विट्रो
और एक होता है इन वीवो। कोई डिफरेंस बता सकता है दोनों में? कोई डिफरेंस बता सकता है? इन विट्रो, इन वीवो, बताएं भाई क्या डिफरेंस है दोनों में? आवाज आ रही है भाई? आ रही है ना भाई? बताएं इन विट्रो इन वीवो में क्या डिफरेंस है? इन विट्रो एंड इन वीवो क्या डिफरेंस है, बताएं भाई। नहीं पता? देखें भाई, इन विट्रो में क्या होता है, इन विट्रो में क्या होता है कि डेवलपमेंट करवाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी लैब में, ठीक है, लेबोरेटरी में, ठीक है, किसी लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली, ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं ये आर्टिफिशियली काम करवाया जाता है, ठीक है। इन वीवो में क्या होता है कि डेवलपमेंट करवाया जाता है ऑर्गेनिज्म का इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी हम कह सकते हैं, एनिमल बॉडी में। सो दिस इज इन वीवो और ये है इन विट्रो, ठीक है भाई। अभी आगे हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे चैप्टर के दूसरे पार्ट पे, तब हम वहां पे इन वीवो का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, इन विट्रो, क्यों? क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में इसको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में डेवलप करवाया जा रहा है, ठीक। तो टिश्यू कल्चर क्या है, इन विट्रो है। फॉर एग्जाम्पल किन प्लांट्स में टिश्यू कल्चर करवाया जा सकता है? ऑर्चिड्स, ग्लैडियोलस, क्रिसैंथेमम, ठीक है, और भी बहुत तरीके के प्लांट्स हैं जिनमें टिश्यू कल्चर करवाया जाता है। और टिश्यू कल्चर बेसिकली किन प्लांट्स में करवाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, कि टिश्यू कल्चर बेसिकली उन प्लांट्स में करवाया जाता है जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, जिनकी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो खूबसूरती के लिए, ठीक है, ब्यूटी के लिए या एस्थेटिक्स के लिए ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अच्छा, काफी लोग यहाँ पे अलीगढ़ से ताल्लुक रखते होंगे, अलीगढ़ आए होंगे कभी? आए हैं भाई कभी? यस सर, यस सर, हम अलीगढ़ में ही रहते हैं। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अलीगढ़ में जो लोग रहते हैं, तो अलीगढ़ में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा यहाँ पे गुलिस्तान सैयद में एक फ्लावर शो लगता है, ठीक है। यस सर, अभी लगा था। गुड, वेरी गुड। तो फ्लावर शो लगता है ना, तो फ्लावर शो जनरली जो कई बार लगता है फ्लावर शो, वो क्रिसैंथेमम का स्पेशल क्रिसैंथेमम का फ्लावर शो लगता है, ठीक है। तो कभी देखना उसको, तो स्पेशल क्रिसैंथेमम प्लांट का फ्लावर शो लगता है, ठीक है। खैर आगे देखें भाई, इसकी एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर की? एडवांटेज काफी अच्छी हैं टिश्यू कल्चर की। और एडवांटेजेस की क्या है कि जो आपको प्लांट ऑब्टेन होता है उसका सर्वाइवल रेट 100% होता है। मतलब ये इस बात का कि आप किसी भी प्लांट को अगर टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करवा रहे हैं तो उसमें कभी भी डेथ नहीं होगी किसी प्लांट की। अगर आपने 10 सेल्स लेके 100 प्लांट को ग्रो करवाया तो 100 के 100 ग्रो करेंगे, 100% सर्वाइवल रेट होता है। क्यों? क्योंकि इसको लेबोरेटरी में एक ग्रीन हाउस टाइप का एक वो होता है, लैब होती है, वहां पे इसको डेवलप करवाया जाता है। तो वहां पे कोई डिजीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, तो कोई डिजीज नहीं होती वहां पे, कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता वहां पे, कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो और कोई भी हार्श वेदर का अटैक नहीं होता वहां पे, हार्श वेदर नहीं होती वहां पे, कंट्रोल्ड वेदर होती है क्योंकि लैब में इसको बनाया जा रहा है, ठीक। तो इनमें से कोई भी चीज नहीं होती, इसलिए सर्वाइवल रेट जो है वो 100% होता है, ठीक है। उसके बाद डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग इससे प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं? डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक। आप मतलब अगर डिजीज रेजिस्टेंट हम करवा रहे हैं तो वो डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, डेवलप होंगे। वैसे क्विक प्रोडक्शन होता है। जैसे यहां पे हमने क्या किया कि हमने सपोज 10 सेल्स लिए और 10 सेल्स लेके हम 100 प्लांट्स को डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम डेवलप करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टिश्यू कल्चर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक सेल चाहिए, सिर्फ एक सेल चाहिए, एक सेल की रिक्वायरमेंट है हमें। और एक अगर आपने क्या कहते हैं कोई टिप को भी काटा तो वहां पे कितने सेल्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे?
थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ऑब्टेन होंगे आपको, ठीक है। तो आप एक सेल से बहुत ज्यादा अमाउंट के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी, ठीक। और जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सब क्या होते हैं, 100% आइडेंटिकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसको आर्टिफिशियली एक सेल से डेवलप करवाया है, तो इसलिए उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड है इसका, ठीक है, टिश्यू कल्चर का। तो ये जो अभी मैंने आपको शुरू में मेथड बताया था वही पूरा मेथड है यहाँ पे, इसको एक बार देख ले। सो प्लांट सेल्स और टिश्यूज आर ग्रोन बाय रिमूविंग देम फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट, ठीक है। और ये जो ग्रोइंग टिप है ये कौन सी टिप है, अभी मैंने बताया था एपिकल टिप, ठीक, एपिकल टिप। टिश्यू कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। So the culturing results in formation of an undifferentiated mass of cells, और इसको हम क्या कहते हैं, कैलस। undifferentiated mass of cells को हम क्या कहते हैं, कैलस। जब कैलस बन जाता है तो फिर क्या करते हैं, कैलस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। इन सब का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको याद होगा। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वहां पे डाले जाते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांटलेट, क्योंकि कैलस फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांटलेट में। और फिर प्लांटलेट जब आपका बन गया है तो इट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू पॉट्स ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग इनटू मैच्योर प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्प्रिंग जो है उनको हम क्या कहते हैं, गुड, वेरी गुड, क्लोन कहते हैं, ठीक है। सो द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन, ठीक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये टिश्यू कल्चर से रिलेट करता है सर एक दूसरे से। रिपीट करिएगा दोबारा, मैं समझ नहीं पाया क्या बोला। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर एक दूसरे से रिलेट करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर, देखिए अगर हम इनके प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज काफी सारी सिमिलर है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी जो आउटपुट आ रहा है, जो ऑफ स्प्रिंग है, वो क्या आइडेंटिकल होता है पेरेंट के, ठीक है। और यहाँ पे भी आइडेंटिकल होता है, ठीक। सिमिलरली अगर हम प्रोसेस देखें तो प्रोसेस यहाँ पे भी क्या होता है, फास्ट होता है, यहाँ पे भी प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जो है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, और जल्दी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। पूरा हमें वेट नहीं करना पड़ता प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, कि सीड का जर्मिनेशन होगा और फिर वो ग्रो करेगा। और यहाँ पे भी वही चीज होती है, यहाँ पे भी जल्दी हमें जो है ऑफ स्प्रिंग्स ऑब्टेन हो जाते हैं। डिफरेंस क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम एक प्लांट को एट अ टाइम, एक प्लांट से, सिंगल प्लांट से एक सिंगल प्लांट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। टिश्यू कल्चर में एट अ टाइम हम एक सेल से थाउजेंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये यहां पे हमारे पास एक बेनिफिट होता है, ठीक है, ये एक काफी बड़ा बेनिफिट है। और ये जो नर्सरीज में आप देखते हैं, जो नर्सरीज होती हैं, ठीक है, नर्सरीज में जो आप प्लांट्स देखते हैं, वो जो इतने आइडेंटिकल और इतने ज्यादा अमाउंट में जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए, वो कहां से आते हैं, टिश्यू कल्चर से ही आते हैं वो, ठीक है, टिश्यू कल्चर से ही आते हैं, ठीक है भाई। यस सर। और कोई डाउट किसी का?
और कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पे बेसिकली अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने पूरा फर्स्ट पार्ट जो है हमारे चैप्टर का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे चैप्टर का वो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि किस में होता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में, और कौन से प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, और फिर बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और वो भी कौन से एनिमल्स, स्पेसिफिकली ह्यूमंस। ठीक है, और लास्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, सो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक, तो प्लांट की अगर हम बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, फ्लावर, पिस्टिल एंड स्टिग्मा। फ्लावर, हाँ ठीक है, कह सकते हैं वो फ्लावर के पार्ट्स हैं। ठीक है, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे जरा फ्लावर के पार्ट्स देख लें, फ्लावर में होता क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मिडिल मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, उसमें ये पार्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। 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 ये जो एक लंबा सा स्टॉक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल बोर्ड। और यहाँ पे नीचे क्या होता है, ये ओवरी। ओवेरी। दिस इज गुड, ओवरी। ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल। गुड, और ओव्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। ठीक, ये जो पूरा हमारा कंपोनेंट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का, इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। पिस्टिल। पिस्टिल। पिस्टिल या फिर कार्पेल। एक गाइनोशियम। गुड, पिस्टिल या फिर कार्पिल या फिर गाइनोशियम। गाइनोशियम ठीक। प्लूरल फॉर्म होता है। यस हाँ। सर। और ये है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड एंथर। एंथर, और ये जिससे अटैच्ड है वो क्या है, फिलामेंट। ठीक, एंथर और फिलामेंट क्या है, किसका पार्ट है, स्टेमन का। स्टेमन। और ये स्टेमन क्या है, एंड्रोसियल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन को ही हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम। ठीक, देन ये लीफ लाइक कलर्ड जो लीव्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। पेटल्स। सेपल। और पेटल्स का जो कलेक्शन है दैट इज कोरोला। कोरोला। ठीक, उसके बाद फ्लावर के नीचे जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेपल। सेपल्स, और सेपल्स का कलेक्शन कैलिक्स। कैलिक्स। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमारे फ्लावर के। ठीक, और इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको समझना ज्यादा जरूरी था। ठीक, अच्छा, जो मेल गैमीट है वो क्या होता है फ्लावर में, मेल गैमीट क्या होता है, पोलन फिलामेंट। पोलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। ठीक है, और पॉलन ग्रेन में बेसिकली मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, कितने मेल गैमीट होते हैं एक पॉलन ग्रेन में,
two germ cell and one vegetative cell. ठीक है, ठीक है। तो जर्म सेल्स की अगर हम बात करें खाली, ठीक है, गैमेट्स की अगर हम बात करें तो 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, एक पॉलन pollen ग्रेन। grain. गुड। और पॉलन ग्रेन यहां से जाता है कहां पे? Stigma. स्टिग्मा पे लैंड करता है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो फिर क्या होता है? Pollen tube. गुड, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जैसे ही सेंस करते हैं कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया है, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब, यहाँ पे जो है जो स्टाइल है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हो जाने का क्या मतलब है? ये ट्यूब कभी हमेशा नहीं होता है क्या? नो सर। No, sir. गुड, ठीक। तो ये ट्यूब हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है। जब पॉलन ग्रेन आता है तो ये डिसॉल्व होता है, स्टाइल डिसॉल्व होता है, और इसके डिसोल्यूशन से ये ट्यूब लाइक सब्सटेंस यहाँ पे डेवलप होता है, और पॉलन ग्रेन इसको फॉलो करते करते कहां तक चला जाता है? एम्ब्रियो सैक। और फिर ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है, और फिर वहां पे ओव्यूल में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, सो द स्टेमन एंड पिस्टिल are reproductive parts of the flower. Stamen is the male reproductive part. It produces pollen grains in the anther, which contains male germ cell, that is male gamete. Pistil is the female reproductive part. It produces ovules in the ovary, which contains the female germ cell, that is the female gamete. ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाता है पॉलिनेशन का। ठीक, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। Transfer Good, of very pollen. गुड, वेरी गुड। ठीक, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को हम सिंपली क्या कह देते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यहां से लेके एंथर का स्टिग्मा पे, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे आना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है। और पॉलिनेशन जो है वो नेचुरली अगर हम बात करें तो किस तरीके से होता है? By air, water, एयर के थ्रू, Insects. वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। गुड, animals. ठीक है, एनिमल्स के थ्रू भी होता है। ठीक, सबसे ज्यादा जो इसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन करवाने के लिए, वो कौन है? Insects. Bees. ठीक है, इंसेक्ट्स में भी बीज। ठीक है, हनी बीज। तो ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर पॉलिनेशन। ठीक है। हनी बीज पॉलिनेशन किस तरीके से करती हैं और क्यों करती हैं? सर ये जो कलर होता है फ्लावर का पेटल पे, वो सर बहुत अट्रैक्ट सारे करता है फ्लावर्स बर्ड्स को। से नेक्टर, गुड गुड, दोनों सर सही वो बता रहे बहुत हो। सारे सर वो बहुत सारे प्लांट से नेक्टर सक करती हैं, तो एक के बाद एक प्लांट्स पे जाती हैं, तो फिर उनके साथ पॉलन ग्रेन ट्रेवल कर लेता है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो उनकी बॉडी पे एंथर से पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिक कर जाता है, और फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो फिर वहां पे पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा फ्लावर, ये बताएं जरा कि एक ऐसा फ्लावर, जैसे ये जो मैंने अभी यहाँ पे फ्लावर दिखाया है, तो ये किस तरीके का फ्लावर है? bisexual. गुड, वेरी गुड। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें जिनमें दोनों मेल और gametes फीमेल present प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल। ठीक है, तो वही क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई इंसेक्ट आके इस पे बैठ गया है, कोई हनी बी वगैरह आ गई, तो यहीं के पॉलन ग्रेन जो है एंथर से उठ के स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। बट अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, ठीक, उसमें खाली मेल पार्ट है या खाली फीमेल पार्ट है, तो क्या होगा कि हनी बी आएगी। ठीक है, हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होगा। या सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। अभी सिर्फ क्रॉस ही होगा। क्रॉस होगा। उसमें
उसमें दोनों Cell- दोनों ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो उसमें केवल क्रॉस ही हो सकता है। ठीक है, सेल्फ सेल्फ सर पॉलिनेशन। एक एक plant- सर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। गुड, ठीक। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, ठीक। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हम बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या है, बताएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बताएं। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में ऑकर होता है और एक ही फ्लावर में ऑकर होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन 2 फ्लावर्स में। हाँ, ठीक है। तो 2 डिफरेंट प्लांट्स के अगर फ्लावर्स हैं, अगर उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, देन दैट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। और अगर सेम प्लांट के फ्लावर हैं, उन्हीं के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, दैट विल बी सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दैट विल बी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। सो इट टेक्स प्लेस बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू भी होता है। इफ pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower, it is called self pollination. If it is transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower, it is called cross pollination. Pollination, ठीक है, takes place by insects, wind, water, etc. तो ये बात हो चुकी है पहली, ठीक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? कि हमने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया, हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़ लिया, उसके पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, ठीक है, किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं, तो वो हमने सब अभी डिस्कस कर लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर्स हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास तो यहीं एंड करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताएं। No, sir. नो सर। सर क्लोन ह्यूमन बींग्स में जो करवाते हैं वो थोड़ा समझा दीजिए। क्या, दोबारा बोलना? क्लोन्स जो बनवाते हैं ह्यूमन बींग्स में सेम शकल के, तो वो थोड़ा समझा दीजिए। ह्यूमन डबल बींग्स फर्टिलाइजेशन होता है। में क्लोन सर यही पूछा? जुड़वा 2 बच्चे एक साथ बॉन्ड होते हैं, अरे उसको ट्विन कहते हैं भाई, क्लोन नहीं कहते। वही तो। ट्विन होता है वो, ठीक है, दैट इज ट्विन, क्लोन नहीं होता वो, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है भाई। तो क्या ट्विन क्या ह्यूमन होता बीइंग है? ट्विन और क्लोन में डिफरेंस देखिए क्या है कि ट्विन में क्या होता है कि जो आपका जाइगोट है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको पता होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म सेल्स जो हैं, ठीक है, जो स्पर्म सेल्स हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। और जो एग सेल होता है वो एक सिंगल एग सेल होता है, ठीक है। एग सेल कितना होता है? सिर्फ एक होता है, पता नहीं पता है? यस सर। यस सर। ठीक है, एट अ टाइम ओवरी से सिर्फ एक सिंगल एग सेल ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटली, एक बार कभी लेफ्ट की ओवरी से प्रोड्यूस होगा, फिर नेक्स्ट टाइम राइट की ओवरी से। तो एट अ टाइम ओवरी से सिंगल एग सेल प्रोड्यूस होता है। सो कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा एग सेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक। जब एक से ज्यादा एग सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं तो जो स्पर्म सेल्स हैं वो दोनों सेल्स को जाके फ्यूज करते हैं, ठीक। तो जब दोनों सेल्स फ्यूज हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, 2 जाइगोट्स डेवलप करेंगे, और फिर वो 2 जो है फीटस बनते हैं, 2 एम्ब्रियो बनते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ट्विंस जो है वो डेवलप होते हैं। बात समझ में आ रही है? सर एक ही एक सेल में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 क्या कहते हैं स्पर्म जो फ्यूज करते हैं वो भी एक तरीका हो एक सकता है, साथ एक
ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्विन जो है वो दो तरीके के डेवलप हो सकते हैं, या तो आपका एक सिंगल क्या हो कि सिंगल सेल हो, उसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो, 2 ही एग सेल्स हो सेपरेट और उनमें अलग अलग फर्टिलाइजेशन हो, दोनों तरीके हैं, ठीक है, दोनों केसेस में ट्विंस डेवलप तो होते हैं। उसमें जेनेटिक तो इक्वल होंगे ना सर? हाँ, मतलब जो दोनों ट्विंस बनते हैं वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, दोनों ट्विंस अगर एट अ टाइम ट्विन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर वो आइडेंटिकल है, ठीक है। ट्विंस जो हैं, मैंने बताया था शुरू में, मैंने बताया था जब वेरिएशन मैंने पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कोई भी दो इंडिविजुअल पूरी दुनिया में आइडेंटिकल नहीं हो सकते, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेम स्पर्म सेल से फ्यूज होते हैं। बात समझ आ रही है भाई? तो वो सेम स्पर्म सेल से फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए वो सेम आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। उनके अलावा कोई भी दो इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सब में वेरिएशन होता है, ठीक है। क्लोन जो है, क्लोन तो पूरी दूसरी चीज हो गई, ठीक है। क्लोन में तो आप यूं कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ठीक है, हाँ, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के वो तो ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्लोन है। क्लियर है भाई? बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक। सो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, Yes, आप sir. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।